नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो हमारी कहानी है, इस कहानी में थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा कि कैसे एक कातिल को सिर्फ 5 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा हो गई, जो कि ये अपने देश में एक जाना माना केस था और इतनी जल्दी कार्रवाई पहले किसी भी केस में नहीं हुई थी। सिर्फ 5 महीने में ट्रायल चला, लोअर कोर्ट में फांसी की सजा हुई। उसी 5 महीने में हाई कोर्ट में केस चला, फांसी की सजा बरकरार रही। उसी 5 महीने में सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रही और फिर राष्ट्रपति जी को याचिका दी गई, लेकिन उसकी फांसी बरकरार रही इन्हीं सिर्फ 5 महीनों में। और सिर्फ इन्हीं 5 महीनों में उसे फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्ते पे उसे चढ़ा दिया गया। तो ऐसा क्या था इस केस में, आइए जानते हैं। 1979 में एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो कि सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था, जिसने 70 के करीब कत्ल किए थे। और लोगों में दहशत इतनी थी कि जयपुर या जयपुर के आसपास लोग रात को 7 बजे के बाद घरों से नहीं निकलते थे और वो जब भी किसी कंबल ओढ़े हुए आदमी को देखते थे तो घरों में भाग जाते थे। तो इतनी दहशत थी कि अगर किसी को कोई काम भी होता था तो वो कम से कम 5-6 लोगों का गुट बना के वो लोग जाते थे, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलते थे। जब उस कातिल को फांसी पे चढ़ाया गया तो उसकी उम्र महज 27 साल थी। ये कहानी है जयपुर की। 1978 भारत को आज़ाद हुए 31 साल बीत चुके थे। इसी जयपुर शहर में एक लाश बरामद होती है। पुलिस आती है, मुआयना करती है, जांच करती है और पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया जाता है। और पुलिस इधर अपनी जांच कर रही है, उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये था कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई है और उसके कान के पीछे एक और बहुत गहरा निशान पाया गया और उसमें से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ। अब ये जो पहली लाश मिली तो पुलिस ने सोचा कि हो सकता है किसी दुश्मनी से या फिर आपसी रंजिश में इसका कत्ल ही हुआ हो। तो नॉर्मल जैसे वो लोग केस लेते हैं कि उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी जांच होती है, जो नॉर्मल तरीके से जो एक कत्ल की जांच होती है उस दिशा में ये जांच हो रही है। कुछ वक्त के बाद एक और लाश उसी जयपुर शहर में थोड़ी दूर पे मिलती है और उसकी भी मौत हड्डी टूटने की वजह से और ठीक कान के पीछे वैसा ही निशान। अब कुछ वक्त और बीतता जाता है और जयपुर के अलग अलग इलाकों में, जयपुर के बाहर के इलाकों में भी ऐसी ही लाशें मिलना शुरू हो जाती। अब धीरे धीरे ये गिनती बढ़ रही है, 10 से 20, 20 से 25। और अब जो ये केस दर्ज हो रहे हैं वो जयपुर से बाहर के इलाके के थानों में ये जो लाशों की संख्या थी ये तो बढ़ रही है, अलग अलग थानों का विस्तार होता जा रहा है। जयपुर के लगभग जितने भी थाने हैं उनमें केस दर्ज किया जा रहा है। इसमें देखने वाली बात ये थी कि थाने अलग अलग हैं, जगह अलग अलग हैं, लेकिन जो मारने का तरीका था कातिल का वो एक जैसा। लेकिन इसमें एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है पुलिस ने वो कड़ियां ना जोड़ी हो या पुलिस ठीक से इसको इन्वेस्टिगेट ना कर रही हो, इसीलिए अभी तक कातिल पकड़ में नहीं आया। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है, लेकिन जो मौतों की संख्या है, जो कत्ल की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत फैलती जा रही। अब ये जो संख्या है वो 35 से 40 हो गई। अब जब 35 से 40 हुई, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, ये बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंचती है। लेकिन मीडिया भी इस इतने बड़े कांड को, इतने बड़े किलिंग को, मीडिया ने सिर्फ छोटी सी जगह दी
कोई हेडलाइन नहीं थी। एक दूसरे या तीसरे पेज पे न्यूज़पेपर, उस समय टीवी में इतने सारे चैनल्स नहीं थे, दूरदर्शन भी लगभग सबकी पहुंच से बाहर था, तो एक ही जरिया था न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में भी अगर छोटी सी कोई कटिंग हो, छोटा सा टाइटल हो, तो लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं। अब जो देखने वाली बात ये थी कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी, उसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने साफ बताया था कि हो सकता है जिस तरीके से ये घाव है, जो कान के पीछे घाव है, ये किसी हथौड़े का हो सकता है। तो पुलिस के पास सिर्फ यही क्लू था, हथौड़े का। इस बीच जो मौतों की संख्या है वो और बढ़ती जा रही है और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। इसी बीच जो लोगों की जो दहशत थी, उस सीरियल किलर का जो नाम दिया गया वो दिया गया कनपटी मार सीरियल किलर। तो उस नाम से वो काफी फेमस हुआ था। पुलिस के सामने कुछ चीजें थी। पहली कि वो किसी के घर में जाके कत्ल नहीं करता था। दूसरी, वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कत्ल नहीं करता था। और तीसरी कि उसका जो कत्ल करने का तरीका था वो सेम था। हड्डी टूटने की वजह पहली, और कान के नीचे गहरा गड्ढा। अब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा, लेकिन पुलिस एक निर्देश जारी करती है आम पब्लिक के लिए, जयपुर वासियों के लिए और जयपुर से सराउंडिंग में, कि कोई भी अपने घर से अगर निकले तो बहुत एहतियात से निकले और कुछ ग्रुप बना के जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर ग्रुप में अगर कोई जा रहा है तो उस पे हमला वो नहीं करता। और अगर उस कातिल का अगर कोई सुराग हो और कातिल का अगर कोई भी सुराग किसी को भी लगे तो वो बेझिझक पुलिस स्टेशन आके और बता सकता है। अब ये जो मौत का आंकड़ा है वो 60 को पार कर गया, 60। अब जब 60 को पार कर गया तो कुछ न्यूज़ ऐसी भी आई कि उस मारने जो कातिल है उसके हाथ से कई लोग बच भी गए। मतलब ऐसे 3-4 केस सामने आए। तो पुलिस ने उन 3-4 लोगों को कांटेक्ट किया, उनका हुलिया जानने की कोशिश की। और आजकल के ज़माने की तरह कोई कंप्यूटर सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं था, उस समय भी स्केच ही बना करते थे। तो पुलिस ने क्या किया कि उन चारों को अलग अलग बिठा के और अलग अलग स्केच बनवाया गया कि देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि नहीं। तो जो एक स्केच सामने बन के आया तो लगभग वो सारे स्केच सेम थे। और इसी बीच ये जो खबर है वो दिल्ली तक पहुंच गई और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंची ये खबर कि ऐसा क्या चल रहा है जयपुर में। तो वहाँ से प्रेशर थोड़ा सा बिल्डअप हुआ और जो स्केच बना उससे ये एक चीज़ साफ हो रही थी कि, और जो लोगों ने जिस तरीके से बताया कि वो कंबल ओढ़े रहता है और कंबल में ही वो अपने हाथ में हथौड़ा छुपाए रखता है, और जो लोग बचे उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग बचे कैसे। उसने जो है हमला जब करने की कोशिश की तो वो नीचे हो गए और भागे, लेकिन भागते हुए भी उस शख्स को देखा गया। तो जो मोटा मोटी एक अंदाज लगाया गया वो अंदाज ये था कि वो 20 से 30 साल की उसकी उम्र होगी। अब जब दिल्ली से प्रेशर पड़ा तो पुलिस ने एक स्पेशल उसके लिए, इस केस के लिए एक टीम बनाई और जो जगह है वो वही चुनी गई जहाँ पे सन्नाटा हो, जहाँ पे लोग कम आते जाते हों और पहले भी ऐसे केस हो चुके हों। तो अपनी जो गश्त है और अपने जो पुलिस वाले हैं उसको उन्हीं जगह पे लगा दिया गया कि कुछ अगर सुराग मिलता है तो हम कातिल को पकड़ सकते। धीरे धीरे 1979 आ जाता है। मतलब ये 1978 सितंबर की कुछ घटना है जो स्टार्ट हुई और अभी 1979 आ जाता है। पुलिस अपने गश्त में है और चारों तरफ फैली हुई है। रात का समय है। सामने से एक साया वो इसी तरफ आ रहा है, कंबल ओढ़े हुए है और जैसे ही वो पुलिस को देखता है तो वहाँ पे एक पेड़ की ओट ले लेता है वो। और पुलिस जब उसे देखती है, पुलिस को शक होता है तो पुलिस उसे पकड़ती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है
और पुलिस स्टेशन में जब उससे पूछा जाता है तो पुलिस पहला सवाल उससे करती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम शंकरिया है। तो उससे पुलिस दूसरा सवाल ये पूछती है कि तुम इतनी रात में, जबकि तुम्हें पता है कि कंबल ओढ़े आदमी लोगों का कत्ल कर रहा है, तो तुम इतनी रात में सुनसान में यहाँ क्या कर रहे हो। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर तीसरा सवाल पुलिस करती है कि तुम कहाँ रहते हो। वो पूरा एड्रेस बता देता है और पुलिस की एक टीम उस एड्रेस पे जाती है और पता करती है तो वहाँ पे शंकरिया के माँ बाप, और एड्रेस सही था बिल्कुल, मतलब शंकरिया ने वो एड्रेस अपना सही बताया था। पुलिस वापस लौट आती है। अब इत्तेफाक ये था कि जब शंकरिया की तलाशी ली गई तो उस समय उसके पास हथौड़ा नहीं था, लेकिन पुलिस वापस से वही सवाल दोहराती है उससे कि करीब 60 कत्ल हो चुके हैं, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। क्योंकि पुलिस का फोकस यही था, क्योंकि पुलिस अभी तक कंफर्म नहीं थी कि यही है। तो अब शंकरिया ने जो जवाब दिया, पुलिस चौंक गई। शंकरिया का जवाब ये था कि 60 नहीं साहब, 70 कत्ल हो चुके हैं और वो सारे कत्ल मैंने किए हैं। मतलब बिना घबराए, कोई डर नहीं, और वो सब कुछ बता देता है। पुलिस अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आवेश में आके या फिर पुलिस के डर से ये कुछ बोल रहा हो। तो पुलिस ने बोला कि तो वो हथौड़ा, क्योंकि जो कत्ल था वो तो हथौड़े से हुआ है। अब वो बोलता है कि चलिए साहब मेरे साथ। तो जिस पेड़ की ओट लेके वो खड़ा था वहां से कोने से वो हथौड़ा निकालता है और पुलिस को दे देता है। अब पुलिस चलो अभी भी आधा ही कंफर्म है, क्योंकि उसकी कद काठी और उसका जो बोलचाल का तरीका है और जो उसकी उम्र है, उसको देख के पुलिस को भी नहीं लगा कि ये इतने सारे कत्ल कर सकता है। तो पुलिस का अगला सवाल था कि ठीक है, तुम ये बताओ कि ये जो तुमने 60 कत्ल किए वो कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ किए। तो उस 70 कत्ल में से 60 के बिल्कुल उसने सही जगह बताई और 50 से ज़्यादा की तो उसे तारीख भी याद थी, उसने तारीख भी बता दी। अब पुलिस को कंफर्म हो गया। पुलिस ने अपने हेडक्वार्टर को इत्तला दी कि कातिल पकड़ा गया है। पुलिस जो है उसके घर वालों को भी बुलाती है, तो उसके घर वाले जो है मना करते हैं, बोलते हैं कि ये काफ़ी रिजर्व रहता है, किसी से बात नहीं करता, इसके तो कोई दोस्त भी नहीं है। और तब पुलिस ने एक चीज़ पूछी कि ये रात को कहीं जाता है। तो उन्होंने बोला हाँ साहब, ये हर 2-3 दिन में शाम को घर से निकल जाता है और फिर देर रात को वापस लौटता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, जो कि हर माँ बाप कहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शंकरिया की जो पढ़ाई हुई वो नॉर्मल पढ़ाई, मतलब जैसे दूसरे बच्चे रहते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा खासा ठीक था। 1952 में ये जयपुर में पैदा हुआ था और इस समय जो उसकी एज थी वो 26-27 साल के बीच में थी। पढ़ाई में ठीक था, उसकी शुरुआती पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी और अचानक से जब वो 25 साल का हुआ तो उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया। वो किसी से बात नहीं करता था, दोस्त यार उसके कोई घर पे नहीं आते थे, वो किसी के घर पे नहीं जाता था, अपने आप को काफ़ी रिजर्व रखता था। तो पुलिस ने उससे इसका कारण पूछा कि तुमने इतने सारे कत्ल किए, 70 के करीब कत्ल किए, तो इसके पीछे का कारण क्या था। तो शंकरिया ने जो बताया वो शायद आपको भी बिलीव नहीं होगा और जिसने भी सुना उसको भी ये यकीन नहीं हुआ, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। उसने ये बताया कि जब उसने पहला मर्डर किया तो अब उसने जब कान के नीचे वार किया तो जिस तरीके से वो चीखा, मतलब दर्द के मारे जब वो चिल्लाया, तो शंकरिया को बहुत मज़ा आया। अब जब भी वो आगे के कत्ल करता था तो जो चीख उसे सुनाई देती थी उसमें उसको कुछ मज़ा आता था, यूं कह लें किक मिलती थी उसको। तो सिर्फ इस मज़े के लिए उसने 70 लोगों को मार दिया। अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की,
फांसी की सज़ा हुई। उसने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में भी सज़ा बरकरार रही, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सज़ा बरकरार रही, राष्ट्रपति जी को अपील की, सज़ा बरकरार रही, और सिर्फ 5 महीनों में उस 27 साल के लड़के को, जिसके ऊपर 70 कत्ल का इल्ज़ाम था, उसको फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।